एक घर में शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में जो भी शादी की औपचारिकताएं होती हैं उसके साथ ही मंगल गीत गाए जा रहे थे। ढोलक पर एक से बढ़कर एक लोकगीत गाए जा रहे थे। कभी किसी महिला का नंबर आता था नाचने के लिए तो कभी किसी लड़की का नंबर आता था। इसी बीच में एक लगभग 12 साल की एक लड़की जब ढोलक की उस थाप पर डांस कर रही थी, नाच रही थी, तो उसके नाचने को हर आदमी टकटकी लगाए हुए देख रहा था। अब चाहे घराती पक्ष हों या बाराती पक्ष हों, बड़ी संख्या में लोग उसी का नृत्य देख रहे थे। पतली सी लड़की, उसकी उम्र लगभग अभी 12 साल के आसपास रही होगी। कोई नहीं जानता था कि इस शादी समारोह में डाकू बेहेश बदल कर आए हैं। कोई बाराती बन के आया है तो कोई घराती बन के आया है। उसी डाकू में से एक डाकू इस छोटी सी बच्ची को पसंद कर लेता है और वो नहीं जानते थे कि उसकी ज़िंदगी में ये डाकू ऐसा काल बन कर आएगा, ऐसे परेशानी बन के आएगा कि पूरी ज़िंदगी उस लड़की को ऐसे ही दिक्कतों और परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। दरअसल वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत, चाहे वो बात खेलने की हो चाहे बात पढ़ने की हो, हर मामले में वो अव्वल रहती थी। और इसी अव्वल की वजह से ही उसके साथ जो आगे होने वाला था वो वाकई हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का ज़िला है औरैया और इसी का एक गांव लगता है पन्ना रोड पर, जमाली गांव। दरअसल बात कर रहा हूँ 15 नवंबर 2002 की। विद्यालय से 3 लड़कियाँ अपने घर की तरफ जब जा रही थीं तो जाते हुए रास्ते में एक कार मिलती है। कार के शीशे होते हैं काले, अंदर कितने लोग बैठे हैं कोई नहीं जानता था। तभी कार उन लड़कियों के बराबर में आती है। कार रुकती है। रुकने के बाद उन तीनों लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है और उस कार के अंदर डाल दिया जाता है। तीनों लड़कियों में से 2 लड़कियों को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है और ये कहा जाता है कि शोर मचाने की कोशिश की तो यहीं के यहीं तुम्हें गोली मार दी जाएगी। सबके चेहरे ढके हुए थे। उन लड़कियों ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? तभी वो कहते हैं कि हम डाकू हैं और हमने तुम्हारा अपहरण कर लिया है। गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है। लड़कियां डर जाती हैं, सहम जाती हैं। वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। कक्षा 9 में पढ़ने वाली तीनों लड़कियां चुपचाप वहाँ बैठी रहती हैं और गाड़ी चलती रहती है। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद अचानक गाड़ी को रोका जाता है और 2 लड़कियां जिनको बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनमें से 2 लड़कियों को उतार दिया जाता है और एक लड़की बचती है, उसको सीधा जंगल में लेके चला जाते हैं। बीहड़ के उन रास्तों पर जहाँ का कटीली झाड़ियाँ थीं, ऊंचे नीचे टीले थे, उस लड़की को जब लेके जाते हैं, इससे पहले कि जंगल में प्रवेश ही करते कि अचानक पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस पीछे पीछे और जंगल में डाकू आगे आगे, ऐसे ही चलता रहा। और ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, लगातार 8 दिन तक वो लड़की कभी आगे कभी पीछे इस तरह से दौड़ती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। ना तो 8 दिन तक उसने ठीक से खाना खाया, ना ही 8 दिन तक वो ठीक से सो सकी, ना ही 8 दिन तक किसी से बातचीत करने की स्थिति में थी, कंडीशन में थी। जब जब वो बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी तो उसे बच्ची समझ के कोई ना कोई अपने कंधे पर डालकर तब दौड़ा करते थे। लेकिन 8 दिन के बाद तब पुलिस का जोर थोड़ा कम हुआ, तब जाकर कहीं डकैतों में शांति हुई। और ये लड़की अभी तक ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। तभी 9वें दिन उसको समझ में आता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। अपहरण क्यों किया है? बस वही भैया भैया कह के रोते रोते उसने सभी से गुहार लगाई, कहा कि हमें जाने दो, हमारे माँ बाप बहुत परेशान हो जाएंगे। दरअसल ये लड़की जमालीपुर गाँव की थी। इसके पिता का नाम विद्याराम। 5 बच्चे इसके पिता पर हुआ करते थे और वो नहीं जानते थे कि उनकी बेटी कहाँ है। तभी किसी ने खबर दी कि तुम्हारी बेटी का तो अपहरण कर लिया है, डाकू लेके चले गए। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ जाकर जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस वालों के सामने बैठे थे तो पुलिस वालों ने कहा कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जाओ अपनी बेटी को खुद लेके आ जाओ। बाप पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। अब वो व्यक्ति अपने घर पहुँचता है तो घर पहुँचने से पहले ही उसके पास एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी में साफ साफ लिखा था, अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो इस बेटी के बदले में आप 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो। अब पूरे घर को बेच दिए जाए, पूरी ज़मीनों को बेच दिए जाए, तब भी 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार वो विद्याराम यादव इतना परेशान हो जाता है कि उसकी बेटी कैसे वापस आएगी कैसे नहीं। वो रोज़ रोज़ इधर से उधर चक्कर काटता था, रहम की भीख मांगता था। बड़े बड़े साहूकारों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के पास, विधायक के पास, ऐसे कौन व्यक्ति था जिसके पास वो जा नहीं रहा था अपनी बेटी को लाने के लिए। वो बेटी भी बड़ी इनोसेंट थी। वो विद्यालय में पढ़ती ज़रूर थी, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसका खेल कूद हो या और अन्य किसी भी कार्यक्रम हो, नृत्य हो, गाना हो, सभी में वो अव्वल थी। छोटी सी बच्ची लगती थी देखने में
और जब डाकू उसको अपने यहाँ पर रखने लगे तो धीरे धीरे करके 10-15 दिन का जब समय गुजरता है तो वो लड़की अब भी रो रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, कह रही थी कि मेरे पिता बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मुझे छुड़ा नहीं सकते, इसलिए मुझे छोड़ दो। 20वें दिन जब कोई गांव से हलचल नहीं होती है, जब गांव से कोई पैसे लेके नहीं आता है, तब 20वें दिन उस लड़की के साथ जो सरदार होता है जिसका नाम चंदन यादव होता है और उस लड़की का नाम होता है रेनू यादव। रेनू यादव अभी कद काठी से छोटी थी क्योंकि उम्र उसकी 13 साल के आसपास थी। उसके साथ पहली बार तब बलात्कार होता है, रेप होता है। अब तो ना जानो चंदन यादव का जब मन करता था तब उसके साथ वो अपनी हवस को पूरी किया करता था और ऐसे ही चलता रहा। यहाँ लूट डकैती हत्याओं का दौर चल रहा था। कभी भी किसी का अपहरण होकर आया करता था जंगल में, तब ये लड़की अपनी आंखों से देखती थी कोई किसी की हत्या कर रहा है, कहीं किसी के यहाँ डकैती डाली जा रही है। ये जंगल के नियमों से, जंगल के जो भी यहाँ तौर तरीके थे डकैतों के, बदमाशों के, उससे पूरी तरह से अनजान थी। इसको तो ये भी नहीं पता था कि तेरा रेप हो रहा है, तेरा बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है तो इसका विरोध करना है, नहीं करना है। क्योंकि जब भी वो विरोध करती थी तभी उसको वैसे ही डराया धमकाया जाता था जैसे क्या उन 2 लड़कियों को डराया धमकाया गया था जिनके साथ इसका अपहरण होकर आया था कि ठीक वैसे ही तुम्हें मारा जाएगा। यदि तुमने शोर मचाने की कोशिश की, यदि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो इतनी गोलियाँ मारी जाएंगी कि गिनती करने वाला भी हिसाब किताब भूल जाएगा कि इस लड़की को कितनी गोलियाँ मारी हैं। अब वो लड़की धीरे धीरे करके इस जंगल के नियम में कहीं ना कहीं बनने लगती है और जब वक्त थोड़ा ज़्यादा बीतता है, इसके पिता, इसके माँ जब इसकी खबर नहीं ले पाते, जब वो पैसे के इंतज़ाम नहीं कर पाते, उस जगह जो चंदन यादव था, जब उसका मन करता था इस लड़की के साथ ऐसे ही रेप और बलात्कार क्या करता था, तो उसे लगने लगा कि शायद यही ज़िंदगी है, अब यहीं पर ही अपना शांत रहना है, कुछ भी नहीं करना है। इसी बीच में सलीम गुज्जर नाम का जो डकैत था वो भी इस गैंग में कभी कभी आता था और एक निर्भय सिंह गुज्जर नाम का डकैत था वो भी आता था। निर्भय सिंह गुज्जर के साथ लगभग 7-8 महिलाएं हुआ करती थीं। सलीम गुज्जर के साथ भी ऐसे ही महिलाएं रहा करती थीं, बड़ी सेवा पानी किया करती थीं। तभी चंदन यादव ने फैसला किया कि वो भी कम से कम 7-8 महिलाओं को ऐसे रखेगा और तब इस लड़की से पूछता है कि क्यों ना हम भी 7-8 महिलाएं रखें, वो हमारे लिए खाना बनाएंगी, हमें तैयार करेंगी, हमारे शरीर को दबाएंगी, मालिश करेंगी, इस तरह की बातें करती रहे। तो रेनू यादव कहती है कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए तो बहुत ही सही है, इसलिए आप भी ऐसे ही लड़कियों का इंतजाम करो। वो लड़की ये भी नहीं जानती थी कि आखिरकार लड़कियां रहेंगी तो उनके साथ भी ऐसा ही रहेगा। कह सकते हैं कि बहुत ही सीधी सज्जन किस्म की वो लड़की, उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा था उसे कुछ भी नहीं मालूम था चल क्या रहा है। जब ये बात उसने चंदन से कही कि आप भी 6-7 महिलाओं को, अपनी लड़कियों को अपने साथ रखो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसी बात पर चंदन यादव को उस लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार तो उसको उस दिन भी हो गया था जिस दिन वो शादी समारोह में बहुत अच्छा नृत्य करती हुई मिली और उस दिन वो अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। कहता है कि मैंने तुम्हें शादी समारोह में नृत्य करते हुए देखा था, नाचते हुए देखा था, उस दिन फैसला कर लिया था कि अब तो तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बितानी है। लेकिन जब तुम बहुत छोटी थी, चंदन की उम्र रही होगी 22 साल के आसपास और इस लड़की की उम्र रही थी 13 साल के आसपास। अब ये इसी के साथ रहने लगती है। इसे कब प्यार हो जाता है इस लड़की को इस लड़के से, ये भी नहीं जानती थी। इस डकैत से प्यार होने के बाद इसी बीच में ये लड़की गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो जंगल में 6 महीने तो रही, लेकिन इसी बीच में इसकी सुरक्षा को देखते हुए, इसके पेट में पल रहे बच्चे को देखते हुए वो इसको राजस्थान भेज देता है। और राजस्थान भेजने की सिर्फ एक ही वजह थी कि एक सामान्य व्यक्ति बनकर ये हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएगी, वहाँ जाके जब बच्चा हो जाएगा तब ये वापस आ जाएगी। लेकिन इसी बीच में इस लड़की का नाम बहुत तेज़ी के साथ उभरने लगता है। जब बहुत तेज़ी के साथ उभरने लगता है, इस पर लूट का, हत्या का, डकैती का कई सारे मुकदमे जब इस पर लगने लगते हैं तो बाहर की दुनिया में ये एक बड़ी डाकू बन जाती है। लेकिन वहाँ पर एक सीधी सज्जन लड़की होती है, ये जानती नहीं थी कि मैं एक बड़ी डकैत हूँ। इससे ये कहा जाता है कि जब भी कोई तुमसे पूछता है तो तुम्हें अपनी पहचान असली वाली बतानी ही नहीं है, आपको अपनी नकली वाली पहचान बतानी है। वो अपनी गोद में एक खूबसूरत सी बेटी को लेके आती है। तब वो लड़की 16 साल की हो चुकी थी। जब 16 साल की हो चुकी थी, उसकी लंबाई भी लड़की की 5 फुट 8 इंच के आसपास हो चुकी थी। बेहद खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जो भी उसको देखता था वो ही उस लड़की को पाने की चाहत रखता था। कहता था कि मुझे ये लड़की चाहिए। अब चाहे वो सलीम गुज्जर हो, निर्भय सिंह गुज्जर हो या फिर अन्य रामवीर सिंह गुज्जर, जो भी देखता था उस लड़की पर अपना दिल दे बैठता था और ये कोशिश करता था कि इसके साथ वो ज़िंदगी बिताए। लेकिन चंदन यादव ने कसम खाई थी कि इस लड़की को किसी ने भी अगर छूने की कोशिश की या किसी ने भी इसको देखने की कोशिश की, या तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी या फिर गोलियों से उसका शरीर को छलनी कर दिया जाएगा।
वो नहीं जानता था कि उसके दोस्त के रूप में एक दुश्मन भी है जो उसके बहुत करीब रहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि ये लड़की अपनी जो बेटी पैदा हुई थी उसको लेकर सीधा जंगल में आती है, और जंगल में आने के बाद चंदन यादव के गोद में इस बच्ची को रखती है, कहती है कि ये बच्ची तुम्हारी है। तभी चंदन यादव खुश होता है, कहता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, शायद इस लड़की की वजह से ही मेरी ज़िंदगी अभी तक बची हुई थी, शायद इसी की वजह से, और मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी कम उम्र में माँ बन जाओगे। अभी तुम्हारी उम्र ही 16 साल की है, तुम माँ बन गई हो और हम बाप बन गए। जबकि इन्होंने शादी नहीं की थी, बिना शादी के ये आपस में एक दूसरे के साथ जो संबंध बनाया करते थे, तो उसी से ये लड़की पैदा हो जाती है। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, और 3 जनवरी 2005 की ये बात है। यहाँ पर इनके गैंग में एक रामबीर सिंह नाम गुज्जर नाम का एक डकैत हुआ करता था। वो डकैत भी उस दिन इनके साथ में था, गिरोह में था, और उस दिन इनके चंदन यादव के गिरोह में लगभग 40 से 45 लोग थे, तो उसके गिरोह में लगभग 25 लोग के आसपास थे। इनकी 25 डकैतों का गैंग एक तरफ था, 40-45 का गैंग एक तरफ था। दिन का समय चल रहा था, और दिन के समय में ये चंदन यादव और दूसरा रामबीर सिंह गुज्जर आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत के दौरान ही कब एक दूसरे में गोलियां चलने लगती हैं किसी को नहीं पता था, क्योंकि उसके पास उस दौरान ना तो कोई सा भी डकैत था, कोई नहीं था, ये दोनों ही बात कर रहे थे। तभी रामबीर सिंह गुज्जर भाग कर आता है और अपने साथियों से कहता है कि जितने भी ये इसके लोग हैं इनके हथियार छीन लो, और हथियार छीनने के बाद इकट्ठा कर लो। 40-45 जो उसके चंदन के गैंग के सदस्य थे, सभी से हथियार ले लिए जाते हैं, और हथियार लेने के बाद उनसे कहा जाता है कि जो भी जिंदा रहना चाहता है वो यहाँ से भाग जाओ, और मरना चाहता है तो वो यहीं रुक जाओ। अब यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग गैंग के सदस्य थे यहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच में ये जो रामबीर सिंह गुज्जर होता है वो रेणु यादव को अपने पास बुलाता है, और उससे कहता है कि रेणु यादव, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस ने हमला बोल दिया है, और जो चंदन यादव है वो यहाँ नहीं है, तुम्हारा मालिक वो थोड़ा दूर है, आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात तो कट जाती है, लेकिन 4 जनवरी जब आता है तो 4 जनवरी को एक लड़का गांव से दौड़ता हुआ आता है। वो लड़का दरअसल रेणु यादव को अपनी बहन बुलाता था, उससे हमेशा राखी बंधवाया करता था, और वो लाकर सबसे पहले अखबार की पिर्तियाँ दिखाता है। कहता है, रेणु यादव, क्या तुम्हें पता है कि कल चंदन यादव की हत्या कर दी है। जब ये हत्या की बात उसका फ़ोटो अखबार में देखते हैं उसके असलाओं के साथ, तो उसे ताज्जुब होता है, यकीन नहीं होता कि आखिरकार कैसे हुआ। तभी उसका भाई कहता है कि ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हें अपने साथ जंगल में रखेंगे। अब रामबीर सिंह गुज्जर तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेगा जो उसने अभी तक सोचा है, और शायद इसीलिए उसने तुम्हारी वजह से चंदन यादव की हत्या की है। वो लड़की कहती है कि भैया, तुम्हें अगर अपनी बहन से इतना ही प्यार है तो एक काम करो, मेरी बेटी को गाँव लेके चले जाओ और तुम इसकी हिफाजत करना। वो लड़का उस लड़की को लेकर गाँव चला जाता है, और 4 जनवरी 2005 का ये वाक़या है। शाम का समय था। इस लड़की के साथ 3 लड़के रह जाते हैं जो बहुत वफादार थे। जब चंदन यादव कहीं दूर जाया करता था तो 3 लड़कों को इसके पास छोड़ जाया करता था उसकी हिफाजत के लिए। ये बात रामबीर सिंह गुज्जर भी जानता था, इसलिए उसने इनके रुकने पर कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो पाना चाहता था रेणु यादव को। और जब शाम का समय होता है, तो जब शाम अंधेरा होता है, तभी उसने रामबीर सिंह गुज्जर ने रेणु यादव को बुरी नीयत से दबोच लिया। उसके साथ गलत काम या गंदा घिनौना कृत्य करने की कोशिश जब की, तो इसी बात पर इससे गुस्सा आ जाता है। उन लड़कों को बंधक बना के खड़ा कर दिया गया था, रख लिया गया था, और बाकी टीम के सदस्यों से कहा था कि अगर इनमें से कोई सा विरोध करता है तो इनको अभी हाथों हाथ मार दी जाए। ये एकांत जगह में थे रामबीर सिंह गुज्जर और रेणु यादव, और तभी जब इसके साथ ये बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ रेणु यादव को मौका मिल जाता है। उसकी एसएलआर उठाती है और वो गोली चलानी शुरू कर देती है। जब गोली चला रही थी तो एक गोली उसके पेट में लगकर और सीधा पार हो जाती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो मर चुका है, और वो अंधाधुंध लगभग 13 राउंड गोलियां चलाती है। उसकी जो गोलियां थीं, उसके जो बाकी हथियार थे, वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी, और वो वहाँ से भाग जाती है। काफ़ी रात हो चुकी थी, और इसी बीच में जैसे वो भाग रही है, तुरंत ही लगातार गोलियाँ चलने लगती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। जब गोली चल रही थी वो समझ नहीं पा रही थी उसे करना क्या है। वहीं पर यमुना नदी है, जिसको उधर के लोग जमुना नदी के नाम से बुलाते हैं। उसमें लगता है कि किनारे पर एक नाव थी, और उस नाव को पर वो अपना सामान रखती है, और सामान रखने के बाद जमुना नदी में ऐसी चलने लगती है। उस पर बैठकर उसको तैरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बैठ ही नहीं पा रही थी। उसने अपना जो सामान था वो सामान उस पर रख दिया, और वहाँ से उसके सहारे, नाव के सहारे वो चलती रही। जब चली जाती है तो उसे लगता है कि अब शायद डूब जाएगी, इससे वो किनारे या पार नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि जो भी उसके साथ हादसा हुआ है वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिमाग की जो
शक्ति थी, दिमाग की ताकत थी, उसने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वो फिर घूमने लगती है और घूमते घूमते वापस उसी जगह पर आ जाती है जिस जगह से वो चली थी। दरअसल जब वो किनारे पे आती है, उस चीज़ का सहारा लेती है जिसे नाव समझ रही थी, वो नाव नहीं थी बल्कि किसी की लाश थी जो अर्थी से बंधी हुई थी, और उसी के सहारे वो पूरी रात ऐसे ही रहती है। जब सुबह के 4, 5, 6 बज जाते हैं, जब हल्का हल्का दिन निकलने लगता है, तब वापस उसी स्थान पर पहुंचती है। तो जो 3 साथी उसकी मदद के लिए रुके हुए थे, तीनों के हाथ पैर उसी के कपड़े, उसी की चुनरी से बांधे हुए थे और तीनों मरे हुए थे। तीनों को एक साथ बांधकर उस रामवीर सिंह गुर्जर नाम के व्यक्ति ने मार दिया था, उस डकैत ने उसको मार दिया था। अब डकैत इसे ढूंढ रहा है, उधर पुलिस का लगातार पहरा बढ़ रहा है और रेणु यादव समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। यहाँ से किसी तरह से वो एक आसपास का जो गांव था वहाँ पहुँचती है और एक बूढ़े आदमी से कहती है कि बाबा, मेरा गांव का नाम जमालीपुर है, वहाँ जाकर मेरे पिता विद्याराम को ये सूचना दे देना कि उनकी बेटी है जो फला जगह है, आप मेरी मदद करा दीजिए। उसका जो बूढ़ा आदमी था वो जाता जरूर है जमालीपुर में, लेकिन गांव में कोई मिलता नहीं है। अगले दिन फिर वो जाती है कि बाबा, क्या वो मेरे परिवार के लोग मिले, ये चिट्ठी लेके जाओ और मेरे घर वालों को जाकर दे देना। तीसरे चौथे दिन चिट्ठी दी जाती है और वो लड़की जंगल में इधर उधर छुप के रहती है। इसी बीच में मक्का की कुछ ऐसे जो पौधे होते हैं उनके बीच में वो छुप जाती है, दीमक उसे बुरी तरह भी खा लेती है। इधर वो चिट्ठी उसके बाप के पास पहुंच चुकी थी। जब चिट्ठी वहां पहुंच गई है तो बाप उसको ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते ये लड़की जंगल में ही लगभग 7 दिन तक, कभी चने का साग था जो कच्चा ही खाया करती थी, कभी मूली खाना शुरू कर दिया। ये जंगल में कुछ ऐसी चीज़ मिली जिससे इसका पेट भर सकता था। जैसा भी गंदा संदा खाना पीना मिला, वो 7 दिन तक किसी तरह से जीवित रहने की कोशिश कर रही थी। तभी 8वें दिन या 9वें दिन एसएसपी दलजीत सिंह, जो उसके पिता के साथ, विद्याराम उसकी माँ के साथ इटावा के एसएसपी होते हैं, वो जंगल में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद इस लड़की को अपने साथ लेके चले जाते हैं और सरेंडर करवा देते हैं। 16 साल की लड़की थी। जब ये एसएसपी के बंगले पर थी, वहाँ मीडिया ने उसको पूरी तरह से घेर लिया। भारी पुलिस बल वहाँ पर मौके पर मौजूद था। और जब पत्रकारों ने सवाल करने शुरू किए कि रेणु यादव जी, आप बताइए, आपने 13 हत्याएँ कैसे की, बाकी आपने लगभग आपके ऊपर 42 मुकदमे हैं, कैसे आपने लूट, डकैती, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम दिया है, तो वो लड़की कह रही थी कि ये सब क्या है, वो समझ नहीं पा रही थी। 5 फुट 8 इंच की लंबाई, देखने में बेहद खूबसूरत, ऐसा लग रहा था जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्म की हीरोइन किसी शूटिंग के लिए आई हुई है। इतने सारे लोग उसको देखने के लिए आए हैं। वो वाकई इतनी खूबसूरत थी कि रामवीर सिंह गुर्जर भी उसको अपनाना चाहता था, बाकी डकैत भी उसको अपनाना चाहते थे। और यहीं से दलजीत सिंह चौधरी, जो एसएसपी इटावा होते हैं, उन्होंने उस लड़की को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जेल तो रहती है 7 साल 3 महीने और 15 दिन के आसपास जेल रहती है। और जेल में ही जब वो रहती थी तो वहाँ की ज़िंदगी उसको ज़्यादा अच्छी लगने लगी। वक्त पर खाना मिलना होता था, वक्त पर उसे दूध मिलता था, क्योंकि बचपन से ही उससे दूध पीने की आदत थी। घर में उसके 8-10 पशु पलते थे, उन्हीं से उसके परिवार का गुजारा बसारा होता था। लेकिन जंगल की जो ज़िंदगी थी वो ज़्यादा परेशान वाली थी। उसे जेल की ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है, यहीं पर उसका मन लगने लगता है। कभी कभार उसके पिताजी, कभी कभार उसकी माँ उससे मिलने आया करते थे। लेकिन एक लड़का था, रणवीर सिंह यादव नाम का एक लड़का, जो उसकी ज़मानत के लिए लगातार कोशिशें कर रहा था। और एक दिन ऐसा भी आता है कि उसे ज़मानत नहीं बल्कि सन 2012 में पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब वो जेल के अंदर थी तभी रणवीर सिंह यादव ने उसको एक पत्र दिया, उस पर कुछ सिग्नेचर कराए, और सिग्नेचर कुछ इस तरह से थे, उसने अपने गांव में उसे इलेक्शन में खड़ा कर दिया था और वो जेल में रहते हुए प्रधान बन जाती है। जब प्रधान बन जाती है सन 2012 आता है और अदालत में वो जितने भी आरोप इससे 42 मुकदमों के लगे हुए थे वो साबित नहीं हो पाते। इसलिए अदालत ना पुलिस को केवल डांटती है बल्कि कहती है कि आइंदा इस तरह की बात मत करना, जिससे अदालत का समय बर्बाद ना हो, और इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब ये जेल से निकलती है तो इसको पता चलता है कि जो लड़का मदद कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि चंदन यादव का सगा छोटा भाई होता है। और इस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का भी इससे प्यार करने लगता है, और तभी ये दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे थे। तभी लखनऊ से एक पत्रकार का फ़ोन आता है कि क्या आप अखिलेश भैया से मुलाकात करना चाहोगी, क्या आप अखिलेश भैया से मिलोगी। तब रेणु यादव सीधा लखनऊ पहुंचती हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब मुलाकात करती हैं तो पूरी कहानी वो उन्हें अखिलेश यादव को सुनाती हैं। अखिलेश यादव कहानी सुनते ही वो उन्हें 2 सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था कराते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार तुम्हारा हर संभव मदद करेगी। 5 साल तक लगातार सुरक्षा रहती है। जो भी मदद हो सकती थी वो अपनी तरफ से मदद भी करते थे अखिलेश यादव रेणु यादव की। साथ ही सन 2017 आता है। 2017 आने के बाद
डिम्पल यादव और रेनू यादव लगभग 1.5 महीने तक उस इलाके में, आसपास के जितने भी इलाके थे उस इलाके में जा जाके वो इनके साथ प्रचार प्रसार कर रही थी। और इसी बीच में रेनू यादव की डिम्पल यादव से अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद यहीं से बहुत सारी ज़रूरतों का ख्याल भी रखा जा रहा था। लेकिन आगे सरकार बनती नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं मुख्यमंत्री। और जो इसने सपना देखा था शायद इसको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी रेनू यादव को, लेकिन वो जिम्मेदारी तो नहीं मिल पाई। लेकिन जब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो इसको भी बच्चे पैदा होते हैं और एक आज ये लड़की एक सामान्य ज़िंदगी जी रही है। उधर रामवीर सिंह गुर्जर जिसको गोली लगी थी वो बच जाता है और पुलिस वाले इसको गिरफ्तार कर लेते हैं और वो आज भी आजीवन कारावास की जेल में सज़ा काट रहा है। और रेनू यादव एक सामान्य ज़िंदगी जी रही है। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ आखिरकार क्या हुआ। काश वो उस दिन शादी में नहीं जाती, काश वो जो डाकू था वो शादी में नहीं आता, तो शायद कभी भी इस लड़की का अपहरण होता ही नहीं। और अपहरण होने के बाद इस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से अंधकार की ओर चली जाती है। ये लड़की कहती है कि जब जब उसके गांव में पुलिस वाले आया करते थे तो उसका मन करता था कि वो वर्दी पहन के रहा करें, और वर्दी में ही वो IPS बनना चाहती थी क्योंकि पढ़ने में बेहद होशियार थी। उसने वर्दी ज़रूर पहनी, लेकिन डकैतों के साथ रह के जो पुलिस की छीनी हुई वर्दियाँ थीं उसने गोलियाँ भी चलाईं। बताया ये भी जाता है कि बच्ची से जो बचपना था, जब उसकी खेलने कूदने की उम्र थी, तब उससे लूट, डकैती, हत्याएँ जैसी कृत्यों को अंजाम दिलाया गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।